Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we were discussing about elimination reactions and this is our fifth video. In this video we will basically discuss about the factors influencing elimination reactions. इसमें हम basically factors देखते जाएंगे और E1, E2 और E1CB को compare करके देखते जाएंगे कि किस तरह से different factors influence करते हैं इन तीनों elimination reactions को. So let's get started. फैक्टर्स को देखने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि E1, E2 और E1CB मैकेनिज्म बेसिकली थे क्या. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है E1 मैकेनिज्म. सो E1 मैकेनिज्म हम लोगों ने बोला था कि बेसिकली इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस जिसमें फर्स्ट स्टेप में CX बॉन्ड ब्रेक करता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद CH बॉन्ड ब्रेक करता है और फाइनली हमारे पास एल्कीन बनता है. 2-स्टेप प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इसमें होती है. उसके बाद हम लोगों ने देखा था E2 मैकेनिज्म. E2 मैकेनिज्म में हम कहते हैं कि कंसर्टेड स्टेप प्रोसेस यानी कि सिंगल स्टेप में CH बॉन्ड और CX बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल स्टेप में ब्रेक करते हैं. एक स्टेप में CH बॉन्ड भी ब्रेक करता है और CX बॉन्ड जो होता है वो भी ब्रेक करता है और फाइनली हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो आ जाता है. उसके बाद हम लोगों ने देखा था E1CB मैकेनिज्म. E1CB मैकेनिज्म में हमने ये बोला था कि फर्स्ट स्टेप में CH बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करता है और ये फर्स्ट स्टेप होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है कार्बोएनाइन. उसके बाद CX बॉन्ड ब्रेक करता है और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है. तो अब हम डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे जो कि E1, E2 और E1CB को इन्फ्लुएंस करेंगे. अब हम उनको स्टडी करते हैं. सो 5 फैक्टर्स हैं. नंबर 1 इज द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर. नंबर 2 इज द नेचर ऑफ द बेस. नंबर 3 इज इफेक्ट ऑफ द मीडियम. Number 4 is temperature and the 5th one is effect of the leaving group. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है effect of the substrate structure. हम लोगों ने E1, E2 और E1CB मैकेनिज्म देखा है. इन तीनों एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स में हम लोगों ने ये चीज नोट की है कि इनमें CH और CX बॉन्ड की ब्रेकेज होती है. किसी में CH पहले बॉन्ड ब्रेक करता है, किसी में CX पहले ब्रेक करता है, किसी में दोनों एट अ टाइम ब्रेक करते हैं. इट मींस कि CX का कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है वो बीटा कार्बन होता है. तो जो इनके साथ डिफरेंट एटम्स लगे होंगे वो जो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उनके रेट को डिटरमिन करते हैं. अब हम देखेंगे कि किस लिहाज से जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अल्फा या फिर बीटा कार्बन के ऊपर लगे हुए वो किस तरह से ये शो करते हैं कि हमारा मैकेनिज्म E1 होगा, E2 होगा या फिर E1CB होगा. सो अब हम डिफरेंट ग्रुप्स लगा के देखते जाएंगे अल्फा और बीटा पे और फिर उसको देखेंगे कि सबस्ट्रेट होगा वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू अपना रिएक्शन देगा. सो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा पोजिशन. इट मीन्स कि अगर हमारे पास बीटा पोजीशन पे यानी कि जो बीटा वाला कार्बन है अगर उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा और जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें बीटा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेगा जिसकी वजह से जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है जो कि इजीली रिमूव हो सकता है. अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हो गया. एसिडिक हुआ इट मींस कि ये इजीली रिमूव हो जाएगा. तो CH बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक आउट हो जाएगा. सो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें CH बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, वो है हमारा E1CB मैकेनिज्म. इट मींस कि अगर हमारे पास बीटा कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा सो जो सबस्ट्रेट होगा ऐसा सबस्ट्रेट वो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू अपना एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा. तो जो हमारा रेट होगा वो कैसे होगा कि E1CB में सबसे पहले CH बॉन्ड ब्रेक करेगा ना. सो E1CB में
सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, E1CB का होगा। उसके बाद E2, क्योंकि उसमें CH और CX बॉन्ड जो होते हैं वो एट द सेम टाइम जो होते हैं ब्रेक होते हैं। उसके बाद E2 और आखिर में क्या होगा, E1 का जो होगा रेट वो सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, E1CB मैकेनिज्म का होगा, अगर हमारे बीटा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो बीटा पोजीशन पे, हम लोगों ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो E1CB मैकेनिज्म जो होगा वो प्रोसीड करेगा। अब अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे बीटा पोजीशन पर ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा। जैसे अब ये मेरे पास एक ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा कार्बन। तो अब अगर यहाँ पर जो R लगाए हुए, लेट्स सपोज दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की जो एसिडिटी थी वो इंक्रीज हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से CH बॉन्ड जो होगा उसका टूटना मुश्किल हो जाएगा। इट मींस प्रोटॉन वो इजीली रिमूव नहीं हो सकेगा, यानी कि CH बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा इजीली। अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो क्या होगा, CX बॉन्ड जो होगा वो पहले ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें CX बॉन्ड पहले ब्रेक करे, दैट मैकेनिज्म इज बेसिकली E1 मैकेनिज्म, जिसमें क्या होगा, CX बॉन्ड ब्रेक करेगा टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन, और उसके बाद जो होगी वो बेस ऐड करेंगे ताकि वो हाइड्रोजन को रिमूव आउट करे। सो अगर हमारे बीटा कार्बन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो वो क्या करेगा, हमारा जो मैकेनिज्म होगा वो E1 जो होगा उसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ E2 एंड देन E1CB। उसके बाद है नंबर C इज बेसिकली बीटा एराइल ग्रुप्स। अगर हमारे पास बीटा पोजीशन पे कोई एराइल ग्रुप लगा हो तो क्या होगा। तो बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी कि जब CH बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज बनती है, कार्बोएनाइन। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये एराइल है, तो यहाँ पे जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस उसकी इस एराइल के साथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस कि E1CB मैकेनिज्म में आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द CH बॉन्ड जो कि नेगेटिव आयन आएगा वो क्या हो जाएगा, जो एनाइन बनेगा कार्बो एनाइन वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अगर हमारा बीटा पोजीशन पे एराइल ग्रुप लग जाए तो जो मैकेनिज्म हमारा ज्यादा फेवरेबल होगा वो कौन सा होगा, E1CB मैकेनिज्म होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि अल्फा एल्काइल ग्रुप्स या फिर अल्फा एराइल ग्रुप्स। अब अगर अल्फा पोजीशन पे, ये हम लोगों ने कहां पे देखा था, बीटा पे, अगर हम कहते हैं कि बीटा पोजीशन पे एराइल ग्रुप हो तो E1CB मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा। लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप लगा हो तो क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाई गई हैं, जैसे कि ये प्राइमरी है, इसमें हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी 2 हैं, और इसमें क्या है, बेसिकली 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर अल्फा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगा हो तो वो क्या कर देते हैं, अगर अल्फा से हम क्या रिमूव करते हैं, X रिमूव होता है, मीन्स अल्फा कार्बन से CX बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, उसकी ब्रेकेज होती है। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं कार्बोकेटाइन को। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे अल्फा पोजीशन पे वो उतना ही स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, जबकि पीछे जैसे हम देखते जाएं तो उनमें सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं और प्राइमरी में बेसिकली 1 अल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो हम कहते हैं कि जिसके साथ जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं कार्बोकेटाइंस को, तो कार्बोकेटाइन किस में बनते हैं, E1 मैकेनिज्म में। इट मींस कि अगर अल्फा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप्स हों तो जो हमारा मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होगा, E1 मैकेनिज्म के थ्रू हमारे रिएक्शंस होंगे वो प्रोसीड करेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमारा जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबलाइज बन रहा है। उसके बाद जो बाकी वाले दो मैकेनिज्म है उनका रेट बाद में आएगा। उसके बाद ये हम लोगों ने पीछे जो देखे हैं वो डिफरेंट, हम लोगों ने देखा है कि हमारा डिफरेंट तरह का सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर हो तो कौन सा मैकेनिज्म जो होगा वो प्रोसीड करेगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द बेस की। तो हम लोगों ने देखा कि E1 मैकेनिज्म, E2 और E1CB मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़े। तो अगर हम देखें E1CB मैकेनिज्म, उसमें हम लोगों ने बोला कि फर्स्ट बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो होता है CH बॉन्ड और उसके बाद CX बॉन्ड ब्रेक करता है। E2 में हम लोगों ने बोला कि दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो एट द सेम टाइम ब्रेक होते हैं। और E1 में हम लोगों ने बोला कि CX बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा एंड आफ्टर दैट CH बॉन्ड ब्रेक होगा। सो अगर हम बेस की बात करें, बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अगर हमारी बेस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगी तो वो क्या करेगी? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, बहुत ज्यादा इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी तो CH बॉन्ड जो होगा वो जल्दी ब्रेक कर जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ CX बॉन्ड। तो अगर CH बॉन्ड पहले ब्रेक कर गया सो इट मींस कौन सा मैकेनिज्म हुआ? E1CB मैकेनिज्म हुआ। उसके बाद अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, मतलब जितनी E1CB मैकेनिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग बेस थी उससे थोड़ी सी कम, मींस स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो CH बॉन्ड जो होगा वो CX बॉन्ड के साथ ही ब्रेक कर जाएगा। मींस उसमें भी इतनी एटलीस्ट एबिलिटी होगी कि वो CX के बाद नहीं बल्कि CX बॉन्ड के साथ ही वो ब्रेक कर जाए। तो उस टाइम पे कौन सा मैकेनिज्म प्रोसीड होगा? E2। और अगर हमारी बेस जो है वो वीक है, वीक बेस होने का मतलब ये है कि जो हमारी बेस है उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सके। सो इस वजह से क्या होगा कि CX बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाएगा क्योंकि हमारी बेस के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे। सो CX बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद CH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें CX बॉन्ड पहले ब्रेक करे? तो वो मैकेनिज्म है हमारा E1 मैकेनिज्म। तो इट मींस कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी तो E1CB मैकेनिज्म फॉलो होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो E2 मैकेनिज्म, और अगर वीक बेस होगी तो E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द मीडियम की। अब मीडियम बेसिकली हम कहते हैं कि सॉल्वेंट की बात होगी, पोलर सॉल्वेंट भी होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट की भी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं E1 मैकेनिज्म। सो E1 मैकेनिज्म में हम लोगों ने बोला था कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में CX बॉन्ड ब्रेक करता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। सो अगर मतलब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट्स में तो क्या होगा? जो पोलर सॉल्वेंट के जो नेगेटिव पार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास E1 मैकेनिज्म में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये मैकेनिज्म करवाएं, सारे नेगेटिव जो पार्ट होगा सॉल्वेंट का वो सराउंड कर लेगा उस कार्बोकेटाइन को और एज अ रिजल्ट क्या होगा? उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो जब हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो गया इट मींस के जो E1 मैकेनिज्म है वो फेवरेबल हो जाएगा। सही। तो अगर E1 मैकेनिज्म जो है तो हम कहेंगे कि जो E1 मैकेनिज्म है वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबलाइज कर देता है कार्बोकेटाइन को। एक हमारे पास कार्बोकेटाइन बना था और दूसरी चीज हमारे पास कोई भी जो X हम लोग ब्रेक करेंगे वो चीज बनेगी। अब वो जो हमारा X होगा वो उसको सारे जो पोलर सॉल्वेंट्स का पॉजिटिव पार्ट होगा वो सारा उसको सराउंड कर लेगा। उसके बाद हम कहते हैं कि E1CB मैकेनिज्म। E1CB मैकेनिज्म में अगर हम लोग देखें तो जस्ट लाइक E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म में क्या हुआ था कि फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन हुई थी, बट इन E1CB मैकेनिज्म इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनाइन होगी आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द CH बॉन्ड। सो इसमें भी आइंस तो बन रहे हैं ना। अगर चाहे यहाँ पे मैं कार्बोएनाइन ले लूं, E1CB में क्या होगा? इंस्टेड ऑफ द कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या होगा? कार्बोएनाइन होगा और उस कार्बोएनाइन को सराउंड करेंगे पोलर सॉल्वेंट्स का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो।
वो सारा का सारा उसको सराउंड कर लेगा, तो वो भी क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। सो इट मीन्स जो E1CB मैकेनिज्म है वो भी पोलर सॉल्वेंट्स में ही होता है। और उसके बाद है हमारा E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में कोई भी हमारे पास इस तरह चार्ज स्पीशी नहीं बनती, मतलब ना तो कार्बोकेटाइन बनता है ना ही कोई कार्बो एनाइन बनता है। तो इस वजह से जो E2 मैकेनिज्म होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में फेवरेबल होता है। सो इफेक्ट ऑफ द मीडियम जो हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने ये देखा कि E1 मैकेनिज्म पोलर सॉल्वेंट्स में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है जो कि स्टेबलाइज हो जाता है थ्रू द पोलर सॉल्वेंट्स। E1CB मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें ये भी पोलर सॉल्वेंट्स में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बो एनाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, तो इस वजह से वो भी स्टेबलाइज हो जाता है। और E2 मैकेनिज्म क्योंकि उसमें कोई चार्ज इन्वॉल्व नहीं होता, सो इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। सो हम लोगों ने बेसिकली ये देखा है कि जितने भी एलिमिनेशन हम लोगों ने की है, चाहे E1 मैकेनिज्म हो, चाहे E2, चाहे E1CB, उसमें CX और CH का बॉन्ड ब्रेक करता है, और उस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से दो एटम जो होते हैं वो बेसिकली रिमूव हो जाते हैं। सो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर में होता है। हम इसको E1, E2, E1CB को कंपेयर नहीं कर रहे इसमें हम टेम्परेचर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को कंपेयर करेंगे। एलिमिनेशन में हम कहेंगे क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करते हैं और दो एटम्स जो होते हैं उनकी एलिमिनेशन होती है, सो ये हमेशा हायर टेम्परेचर में होता है। और सब्स्टिट्यूशन होती है ना, वो लो टेम्परेचर होती है। जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ में शो किया गया है कि एलिमिनेशन, ये जो ब्लू लाइन है ना, दिस इज बेसिकली एलिमिनेशन। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं एलिमिनेशन जो है वो बढ़ती जाती है, और जो सब्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। जब टेम्परेचर हमारे पास कम था तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा यील्ड थी, मीन सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो रही थी। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा किया एलिमिनेशन ज्यादा होती गई और सब्स्टिट्यूशन कम होती गई। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ द लीविंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ द लीविंग ग्रुप में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने 3 मैकेनिज्म पढ़े। E1 मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, CX बॉन्ड ब्रेक करता है टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। सो ये हम लोगों ने देख लिया। अब जितना गुड लीविंग ग्रुप होगा, फर्स्ट स्टेप E1 का क्या है, CX बॉन्ड का ब्रेक होना, तो जितना गुड लीविंग ग्रुप होगा वो उतना ही इजीली ब्रेक कर जाएगा। मीन्स वो CH बॉन्ड के ब्रेक होने से पहले ही वो इजीली ब्रेक कर जाएगा टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन। सो अगर वेरी गुड लिविंग ग्रुप होगा तो हमारा कौन सा मैकेनिज्म होगा फॉलो, E1 मैकेनिज्म। उसके बाद अगर हम कहते हैं E2 मैकेनिज्म, अगर हम देखें तो उसमें CH बॉन्ड और CX बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करते हैं सिमल्टेनियसली। तो अगर एक ही स्टेप में इनके ब्रेकेज हो तो इट मीन्स कि बस गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। वेरी गुड लिविंग ग्रुप मीन्स इतना अच्छा लिविंग ग्रुप हो कि हाइड्रोजन का और उसका जो बॉन्ड है वो एट द सेम टाइम ब्रेकआउट हो जाए। उसके बाद हम कहते हैं E1CB मैकेनिज्म। तो E1CB मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज बेसिकली द ब्रेकेज ऑफ द CH बॉन्ड, और एंड आफ्टर दैट द CX बॉन्ड विल ब्रेक आउट। सो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसमें पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा तब ही CX बॉन्ड बाद में ब्रेक करेगा और CH बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाएगा। मीन्स अगर हमारा वेरी गुड लिविंग ग्रुप होगा तो E1 मैकेनिज्म, अगर हमारा गुड लिविंग ग्रुप होगा मीन्स इतना वेरी गुड नहीं है लेकिन गुड है, सो E2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा हमारा रिएक्शन। और अगर है हमारा पुअर लिविंग ग्रुप तो हमारा जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा, E1CB मैकेनिज्म होगा। So these are all the factors that influence elimination reactions, and this was the last video of our series. I hope so कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। In order to clearly understand the elimination reactions, please watch full series. So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned, subscribe to my channel. Thanks for watching.